Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about the vitamin B complex में से विटामिन B5 जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं. सो रिमेंबर विटामिन को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड द फैट सॉल्युबल. द फैट सॉल्युबल में क्या कहते हैं DEAK एंड वाटर सॉल्युबल में कहते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C विच इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड. सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B5 जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज विटामिन B5. ये अच्छा जिसको ये नोट्स चाहिए होता है ना, टेलीग्राम पे एक ग्रुप है स्टूपिड जीनियस के नाम से ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना. ये सारे नोट्स वहीं पे प्रेजेंट है, इसके भी और जितने भी प्रीवियस लेक्चर मैंने लिए वो सारे नोट्स प्रेजेंट है. चलो, सो व्हाट इज विटामिन B5? इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड. सर विटामिन B4 क्यों नहीं पढ़ा है? देयर इज नो सच विटामिन B4 इन दिस वर्ल्ड. ओके, सो व्हाट इज द RDA? देखो RDA ये होता है, याद करने की जरूरत नहीं है. लॉजिक क्या है, मतलब याद करना है पर इधर से याद कर लेना. तो RDA फॉर द इन्फेंट 1 से 4 याद रखो. फॉर द इन्फेंट 1 से 4, चिल्ड्रंस के लिए 4 से 5 और एडल्ट्स के लिए 5 से 12. सर ये क्या है? मिलीग्राम पर डे. एक दिन में आपको इतना खाना ही खाना पड़ेगा वरना आपको क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी. ऑल्दो द डेफिशिएंसी इज नॉट सीन इन नॉर्मल केसेस. सर बताता हूँ क्यों. सो पहले क्या याद रखोगे? व्हाट इज इन्फेंट के लिए कितना है, चिल्ड्रंस के लिए कितना है, एडल्ट के लिए कितना है. तो 1 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 12 मिलीग्राम पर डे इज द RDA फॉर द विटामिन B5. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेंटाथोनिक एसिड. सर पेंटो का मतलब क्या होता है? पेंटो का मतलब होता है ऑल. सर ऑल, यस, पेंटो का मतलब ऑल. सो दैट्स व्हाई इट इज फाउंड एवरीवेयर इन द प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट, एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट. मतलब इफ यू ईट मीट, इफ यू ड्रिंक मिल्क, इफ यू हैव लाइक सीरियल्स, कुछ भी खाओगे, चावल खाओगे, हर जगह तुम्हें क्या मिलेगा? विटामिन B5. सर ऐसा क्यों? क्योंकि बताता हूँ क्यों. राइट, क्योंकि विटामिन B5 जो है ना उसका एक्टिव फॉर्म होता है कोएंजाइम A. सर कोएंजाइम A इट इज़ लाइक, याद आ रहा है ना, हमने मेटाबॉलिज्म जो भी पढ़ा, लाइक फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. तो जितने मेटाबॉलिज्म मैंने तुम्हें सिखाए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो, चाहे वो फैट सिंथेसिस हो, चाहे वो कीटोन एसिड मेटाबॉलिज्म हो, उन सब में हमने क्या पढ़ा था कि कोएंजाइम A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. तो जब भी हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे थे उसमें क्या होता था कि कोएंजाइम में ऐड होता था या फिर कोएंजाइम में निकल जाता था. तो राइट, तो कोएंजाइम में क्या है? इट इज़ अ विटामिन विच इज ऑल्सो नॉन एज विटामिन B5. राइट, सो वट एवर यू ईट you will going to have vitamin B5 in your diet, right? Therefore the vitamin B5 deficiency is rarely seen in the clinics, right? So जो भी तुम खाते हो, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, मिल्क हो, जो भी तुम खाते हो अपनी डाइट्स में, they all will going to contain vitamin B5. That's why the deficiency of the vitamin B5 is very rare. Okay, why it is so? क्योंकि जो विटामिन B5 है ना उसका एक्टिव फॉर्म होता है कोएंजाइम में, एंड कोएंजाइम A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिज्म. तो हमारे हर एक सेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. आइदर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ ना कुछ तो मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होगा. और वो सारे मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास एक इंटरमीडिएट एक एंजाइम होता है, एंजाइम मत बोलो, एक विटामिन होता है. उस विटामिन का नाम क्या है? कोएंजाइम में, जिसको हम विटामिन B5 भी बोलते हैं. तो ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये हर सेल में प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई वट एवर यू ईट यू विल गोइंग टू हैव विटामिन B5. ठीक है. दूसरा रीज़न क्या है? योर गट बैक्टीरिया, जो तुम्हारे अंदर वो कीड़े मकोड़े बैठे पड़े ना, गट बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुड बैक्टीरिया. दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज विटामिन B5. डू यू रिमेंबर कोई एक और विटामिन होता है जो गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है? इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट. क्या करना है? कमेंट करना. क्या क्वेश्चन है? द अदर विटामिन विच इज सिंथेसाइज बाय योर गट बैक्टीरिया अदर देन द विटामिन B5. नाउ सो व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B5? दैट इज कोएंजाइम A. सर कोएंजाइम में इसको हम क्या बोलते हैं? विटामर भी बोलते हैं. सो विटामर इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन विच इज कोएंजाइम में. राइट, नाउ सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कोएंजाइम में? फंक्शन में क्या, जितने भी तुमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, इफ़ यू रिमेंबर देम, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैंने तो पढ़ा है ना. राइट, सो इफ़ यू कैन रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना, कीटोन बॉडी का देखा, कोलेस्ट्रॉल देखा, इफ़ यू रिमेंबर देम जस्ट राइट. ठीक है, आओ दिखाता हूँ. एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ इंपॉर्टेंट होता था? याद करो, जब हम क्रेब साइकिल करते तो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप. एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते थे? सिट्रेट बनाते थे. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रेब साइकिल इज मेडिएटेड बाय द एसिटाइल कोएंजाइम है, और उसमें क्या है? ये कोएंजाइम है, यानी कि विटामिन से ही मेडिएटेड होता है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द क्रेब साइकिल. दूसरा, कीटन बॉडी सिंथेसिस में, एंड ऑल्सो कीटन बॉडी
के लाइसिस में, जिसको हम बोलते हैं कीटोलाइसिस। इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट था? कोएंजाइम में। याद करो मेटाबॉलिज्म कीटोन बॉडी कैसे सिंथेसाइज करते थे हम? फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम में। याद आ रहा है? बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल भी कैसे सिंथेसाइज करते थे? एसिटाइल कोएंजाइम में से। याद करो, मैंने बताया था कि कीटोन बॉडी एंड कोलेस्ट्रॉल का दोनों का सिंथेसिस कि पहले के 3 स्टेप तो सेम ही होते थे, बाद में जाकर डिफरेंस आता था। सो कीटोन मेटाबॉलिज्म एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोएंजाइम ए, राइट? क्योंकि हम किससे बनाते थे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। दैट्स वाई कोएंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिक्वायर्ड द कोएंजाइम ए, इसका मतलब क्या? कोलेस्ट्रॉल से जो हार्मोन बनते थे उनके लिए भी कोएंजाइम ए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई स्टेरॉइडल बेस्ड हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो रिक्वायर्ड विटामिन B5। समझा क्या? यानी कि कोएंजाइम में देखो, कोलेस्ट्रॉल और कीटोन बॉडी दोनों के सिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? कोएंजाइम में। समझ आए? अब कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बनाते हैं हम? हार्मोन बनाते थे, राइट? फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक थायराइड हार्मोन, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन बनते थे, टेस्टिस से, ओवरी से। तो जितने भी स्टेरॉइडल बेस्ड हार्मोन है, राइट, उनके लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चाहिए, राइट? और कोलेस्ट्रॉल किससे कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है? कोएंजाइम में। दैट्स वाई इनडायरेक्टली कोएंजाइम में इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द एड्रिनल ग्लैंड फॉर द हार्मोन सिंथेसिस, राइट? उसके बाद मैं आपको ये वाली चीज़ पढ़ाऊंगा, एसिटाइल कोलिन इन द नर्व्स, ठीक है? एंड अल्कोहल मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें हम देखेंगे जब मैं अल्कोहल मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा लीवर के चैप्टर में, उसमें हम आपको बताऊंगा कि जब अल्कोहल से जब हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, उसमें भी हमें क्या चाहिए? कोएंजाइम ए चाहिए, राइट? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कोएंजाइम ए। कौन सा? देखो, तीन इंपॉर्टेंट पाथवे से हम जाएंगे। पहला, कोएंजाइम में कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? पहला, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्मेशन में। और एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता था? इसकी सिंथेसिस एंड इसमें एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस। तो एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्रेब्स साइकिल में इंपॉर्टेंट है, कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, तो इनडायरेक्टली किस में होगा? एड्रिनल हार्मोन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर न्यूरॉन्स में इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड 5वां इज अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म किसके हो गए, या फिर किसके फंक्शंस हो गए? एसिटाइल कोएंजाइम के। सेकंड, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। रिमेंबर क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट क्या था? सक्सिनाइल कोएंजाइम है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द क्रेब्स साइकिल। सेकंड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ही सिंथेसाइज होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है? बाय जब मैं हीमोग्लोबिन, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, पर जब भी हमारा विटामिन वाला सेक्शन खत्म होता है ना, तो मुझे हीमोग्लोबिन पे मूव करना है, राइट? तो हीम की जो सिंथेसिस होती है ना, हीम की सिंथेसिस वो होता है सक्सिनाइल कोलिन से एंड ग्लाइसिन से। तो दिस इज एन अमाइनो एसिड एंड दिस इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? डेल्टा ALA। अब ये ALA क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना। और इसी पाथवे से होते हुए हीम बनता है और इसी वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनता है, राइट? तो हीम की मेटाबॉलिज्म में भी क्या इंपॉर्टेंट है? सक्सिनाइल कोएंजाइम इंपॉर्टेंट है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या है हमारे पास? कोएंजाइम में। सो कोएंजाइम ए इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द हीम मेटाबॉलिज्म, राइट? उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ा था लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो याद करो, लिपिड मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें होती है, या तो फैटी एसिड का सिंथेसिस या फिर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। तो रिमेंबर कि फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी हमें क्या चाहिए था? एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए था, राइट? और जब हम फैटी एसिड को तोड़ते थे तो भी क्या बनता था? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता था। यानी कि जहाँ भी हम सोचे वहाँ पे कोएंजाइम ए इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑल्दो दिस विटामिन्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस विटामिन बिकॉज क्लिनिकली कोई रेलेवेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो तुम डॉक्टर हो ना, तुम क्या ये रटना थोड़ा है तुम्हें पेशेंट ठीक करना है। तो अगर पेशेंट आएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का, राइट? तो ऑल्दो दिस विटामिन B5 की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है, राइट? बट इसका मेटाबॉलिक रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम फैटी एसिड के बारे में बात कर लो, चाहे तुम अमाइनो एसिड्स की बात कर लो, चाहे तुम हीम सिंथेसिस की बात कर लो, चाहे तुम क्या बोलते हो उसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करो। तो एवरी मेटाबॉलिज्म विल गोइंग टू बी रिक्वायरिंग दिस क्या? कोएंजाइम में, यानी कि विटामिन B5। तो सारे मेटाबॉलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है? कोएंजाइम में इंपॉर्टेंट है। बट इसका क्लिनिकली इतना सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी क्या बोलते हैं इसको, इसका डेफिशिएंसी बहुत ही कम होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ विजिट टू माय यूट्यूब चैनल टू लर्न ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिटेल एंड ईजिली। मैंने पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ाया है, ठीक है? ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर्फ हार्डकोर मेटाबॉलिज्म, इसमें डिजीज़ नहीं पढ़ाया।
तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड इवन द हीम मेटाबॉलिज्म यू कैन सी ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। नाउ चलो अब देखो ये क्या है, एसिटाइल कोलिन इन नर्व्स, इन न्यूरॉन्स। तो रिमेंबर फिजियोलॉजी में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम होता है नर्व मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व मसल फिजियोलॉजी, जिसमें क्या होता है एक न्यूरॉन फायर करता है और उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और मसल्स पे जाते हैं, उसकी वजह से मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैं वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि विटामिन B5 का वहाँ पे क्या रोल है। सी हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है, दिस इज़ योर न्यूरॉन्स एंड वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये जो कोलिन है ना, ये बाहर से मैं डाइट में लेना होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट मिनरल नहीं, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कंपाउंड जो कि हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, तो हमें बाहर से डाइट में खानी पड़ती है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, एसिटाइल कोलिन बनता है। और इसको जो बनाता है, इस एंजाइम का नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोएंजाइम ए का इंपॉर्टेंट आ गया। अगर ये कोएंजाइम ए ना होता तो एसिटाइल कोएंजाइम में ना बनता, राइट। यानी कि जो हमारा एसिटिक एसिड है, राइट, वो एक्टिवेट ही नहीं होता, तो हम ये वाली चीज़ नहीं बना पाते, यानी कि हम एसिटाइल कोलिन नहीं बना पाते। दैट्स वाई विटामिन B5 की इंपॉर्टेंस कहाँ पे, नर्व मसल ट्रांसमिशन में, समझा क्या। तो हम क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोलिन बना रहे हैं, राइट। उसके लिए क्या चाहिए हमें, ये चाहिए, कौन सा, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए, और दो कौन से सब्सट्रेट चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम एंड कोलिन। सो इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन। एंड एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर which is responsible for the contraction of the muscles and which makes you Superman, ठीक है। चलो now do you remember this, what is this, ये वाली बताया था ना, always remember क्या, कि the hydrogenation reaction, right, dehydrogenation reaction, the dehydrogenation reaction of pyruvate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase required 5 vitamins, कौन कौन सा, और 5 coenzymes, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B4 तो होता नहीं, तो उसकी जगह पे क्या है, लिपोइक एसिड एंड विटामिन B5। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विटामिन B5। सो पेंटाटोनिक एसिड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और कौन सा डिहाइड्रोजिनेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज द RDA, क्या है, रिक्वायर्ड क्या है डेली आपका, उसके बाद सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज इज एवरीथिंग, राइट। और उसका विटामर क्या है, तो विटामर इज कोएंजाइम ए एंड यू कैन राइट द फंक्शन ऑफ द कोएंजाइम ए लाइक ऑल मेटाबॉलिज्म, जैसे कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, तो उसमें सिंथेसिस लिख दिया फैटी एसिड का सिंथेसिस, उसमें फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन लिख दिया। दूसरा क्रेब्स साइकिल में इसका इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा हीम सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट होता है। चौथा कीटन बॉडी सिंथेसिस एंड कीटन बॉडी लाइसिस में इसका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में इंपॉर्टेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में, एंड इवन द एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैंने क्या बताया कि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में जब मैं पढ़ाऊंगा अल्कोहल वाला चैप्टर, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्टली क्या देखा हमने, कि हमने देखा कि न्यूरॉन्स में कैसे एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ द विटामिन B6, राइट, सॉरी विटामिन B5 नॉट 6। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लास्ट फंक्शन, जो कि मैंने पहले भी सिखाया था जब मैं विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन B3 पढ़ा रहा था, कि देयर इज अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन, लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। उसमें 5 कोएंजाइम्स होते हैं, राइट। कौन कौन से, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 4 नहीं होता तो लिपोइक एसिड एंड विटामिन B5, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिशिएंसी, की डेफिशिएंसी होता कैसे। तो रिमेंबर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास वाइडली अवेलेबल है ना विटामिन B5। विटामिन B5 कहाँ पे, प्लांट बेस्ड डाइट में एंड एनिमल बेस्ड डाइट सब जगह प्रेजेंट है। चाहे तुम दूध पियो, चाहे तुम क्या बोलते हो उसको, पकौड़े खाओ, चाहे कुछ भी करो, हर जगह क्या मिलेगा तुम्हें, विटामिन B5। तो डेफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है। बट इन सीवियर केसेस लाइक सीवियर माल न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया था ना, क्वासिकर, मारास्मस, उन केसेस में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में डाइट ही नहीं है, तुम मतलब खाना ही नहीं खा पा रहे। अगर तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो भैया, तो तुम खा ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारे पास विटामिन कहाँ से आएगा, तो खाने से आएगा ना। तो विटामिन खाने से आता है, तो अगर तुम कुछ नहीं खाते तो उसमें क्या होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसको बोलते हैं मल्टी विटामिन डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी विटामिन डिसऑर्डर्स और मल्टी विटामिन डिसऑर्डर सिंड्रोम, ठीक है। उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या करना होता है, मल्टी विटामिन ड्रग देने होते हैं, मतलब मल्टी विटामिन के कैप्सूल देने होते हैं। नॉट एल्कोहलिज्म, रिमेंबर एल्कोहल इज ऑलवेज बैड। सो अगर तुम ज़्यादा दारू पीते हो, है ना, अपने आप को स्मार्ट समझ के, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल विटामिन का लॉस हो जाता है। क्यों, बिकॉज इसमें एब्जॉर्प्शन रुक जाती है एंड ऑल्सो द मेटाबॉलिज्म रुक जाती है।
ठीक है, लास्ट लेक्चर में विटामिन जब मैं आपको B1 पढ़ा रहा था उसमें मैंने एकदम क्लिनिकली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ पढ़ाई थी आपको कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कैसे अल्कोहल से रिलेटेड है। नाउ माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम, जैसे कि आपको माल न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मतलब आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे विटामिन, ठीक है, जैसे कि सीलियाक डिसऑर्डर, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने पहले ही बताया था, राइट। याद करो ये वाला, डू यू रिमेंबर दिस, जब मैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी पढ़ा रहा था मैंने आपको क्या लॉजिक बताया कि देखो जब भी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, सिर्फ विटामिन की नहीं, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो तो कॉजेज क्या हो सकते हैं। पहला कॉज, या तो आप खाना नहीं खा रहे, क्यों, क्योंकि आप गरीब हो, या फिर आपके पास क्या है, माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम है, राइट। माल न्यूट्रिशन मतलब खाना जा ही नहीं रहा, कैसे, खाना है ही नहीं आपके पास, जैसे कि क्वाशिकर एंड मारास्मस, जो दो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम होता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, या फिर उनकी कंट्री में इतना पैसा नहीं होता कि वो खिला पाए उनको, राइट। दूसरा मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, कैसे नहीं होगा, या तो आपका लीवर खराब है, या तो पैनक्रियास खराब है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम खराब है। लीवर खराब होगा तो क्या होगा, लीवर से क्या होता है, बाइल फॉर्मेशन नहीं होगा, बाइल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक ACE एंड DEAK, फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। दूसरा, अगर GIT ही खराब है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, या फिर गैस्ट्रिक्टोमी, या फिर डायरिया इन द एड्स पेशेंट, इस केस में क्या होगा, आपका जो डायरिया है वो इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, तो उस केस में भी क्या होगा, मल्टी विटामिन डिसऑर्डर हो सकता है। इवन द मल्टी विटामिन क्या है, फैट का डिसऑर्डर, फैट की डेफिशिएंसी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ों का डेफिशिएंसी हो सकता है इस केसेस में। पैनक्रियास से रिलेटेड क्या है, या तो पैनक्रियास में कैंसर हो गया, या फिर पैनक्रियाटाइटिस हो गया, मतलब इन्फेक्शन। उसमें क्या होगा, आपके जितने भी एंजाइम्स है, जैसे कि लाइपेज, अमाइलेज, वो सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और डाइजेशन नहीं हुआ तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा भाई, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल थोड़े एब्जॉर्ब होता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है, और उसके लिए क्या चाहिए हमें, एंजाइम चाहिए, लाइक लाइपेज एंड अमाइलेज। तो उस केस में क्या होता है, जब आपका पैनक्रियास खराब होता है उस केस में आपकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल रुक जाती है, तो मल्टी विटामिन अलॉन्ग विद द कार्बोहाइड्रेट, अलॉन्ग विद द फैटी एसिड, अलॉन्ग विद द अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मल्टी विटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाई थी, विटामिन ए वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, राइट। सो कम हेयर, यहाँ पे क्या है, ऑल्दो विटामिन B5 का डेफिशिएंसी बहुत कम होता है, बट रेयर केसेस में अगर डेफिशिएंसी होता है तो आपको क्या दिखेगा पेशेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या होता है सर, कुछ नहीं, पैर लाल होते हैं और दर्द होता है, ठीक है। तो ये क्लासिकल फीचर है विटामिन B5 डेफिशिएंसी का, ऑल्दो नहीं होता बट दिस इज अ क्लासिकल फीचर। सेकंड, डर्माटाइटिस, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल्दो मैंने यस लिखा है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या होगा, डर्माटाइटिस होगा, क्योंकि डर्माटाइटिस इज मोर रिलेटेड टू द विटामिन B2, B3, B5, B6 एंड B7, समझे। विटामिन B2, B3 याद करो, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स विटामिन B6 में, और सॉरी B3 में क्या बताया था मैंने, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स। तो पेलेग्रा में 3 Ds होते थे ना, एक डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डायरिया, राइट। तो उसमें जो डर्माटाइटिस था, देखो डर्माटाइटिस इज रिलेटेड टू विटामिन B3, एंड थोड़ी देर बाद इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा विटामिन B6, उसमें मैं बताऊंगा कि विटामिन B6 और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी सिमिलर होती है, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए। एंड विटामिन B7 लाइक बायोटिन, इट ऑल्सो कॉजेज द डर्माटाइटिस। सो विटामिन B2, B3, B6 एंड B7 आर मोर रिलेटेड टू द डर्माटाइटिस, बट विटामिन B5 इज नॉट दैट रिलेटेड, बट क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो दैट्स वाई विटामिन B5 कैन ऑल्सो शो यू डर्माटाइटिस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, पैर लाल हो जाते हैं या एंड उसको दर्द होता है, तो ये क्लासिकल है, जो कि नॉर्मली मिलता है माल नरिश्ड पेशेंट्स में, जैसे कि क्वाशिकर या फिर मरास्मस वाले पीपल्स में, राइट। उसके बाद क्या है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। देखो इट इज़ नॉट डायरेक्टली कॉज, ठीक है, मैंने बताया ना, इनडायरेक्ट कॉज होता है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ना, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, उसमें क्या होता है, विटामिन B5 का इंपॉर्टेंस होता है, राइट। विटामिन B5 मतलब कोएंजाइम है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में क्या होता है, विटामिन B5 का इंपॉर्टेंस है। और कोलेस्ट्रॉल बेस्ड जो हार्मोन है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बेस्ड जो हार्मोन हमारा एड्रिनल बनाता है, राइट, अगर उसमें कमी हो गई तब जाके एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है, पर जरूरी नहीं कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी है ही, तो इट इज़ अ इनडायरेक्ट कॉज, राइट। सो विटामिन B5 इज इन्वॉल्व इन द एस्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है कि देयर इज अ इम्पेयरमेंट इन द फंक्शंस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एलोप्लेशिया होता है, बट इट इज़ नॉट, वो नहीं होता, एलोप्लेशिया इज नॉट रिलेटेड टू दिस,
एलोप्लेशिया इज मोर रिलेटेड टू द विटामिन B7 जो कि बायोटिन होता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बायोटिन जब पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको सिखाऊंगा कि वाई देर इज अ एलोप्लेशिया इन द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B7 एंड ऑल्सो देर इज अ मिनरल कॉल्ड जिंक, उसके डिफिशियंसी से भी क्या होता है, हमें एलोप्लेशिया होता है। सर एलोप्लेशिया क्या, अरे भाई ये देखो बाल का झड़ जाना उसको बोलते हैं एलोप्लेशिया तभी ऐसे बड़े बड़े रखने पड़ते हैं मुझे। सो व्हाट आर द कंडीशंस, समरी क्या है सर, समरी बता दो ना। सो द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B5 इज रेयर, क्या है रेयर, बट देर इज अ क्या उसको क्या बोलते हैं डेटा, देर इज अ डेटा विच सजेस्ट दैट द विटामिन B5 डेफिशिएंसी कैन कॉज बर्निंग फीट सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस एंड पॉसिबली क्या एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी और एड्रिनल हार्मोन इनसफिशिएंसी, बट देर इज नो रोल इन द एलोप्लेशिया। ठीक है, एलोप्लेशिया में कोई रोल ज़्यादा नहीं होता विटामिन B5 का, नॉर्मली किसका रोल होता है विटामिन B7 एंड जिंक का। ठीक है, तो बाय सेइंग दिस मच आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय वीडियो एंड टाटा बाय बाय।